आज हम बात करने वाले हैं मंत्रिमंडल के बारे में, जिसे आप कैबिनेट भी बोलते हो। ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आज वाले लेक्चर है उन्हें आप कोरिलेट कर सको। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, और दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, इसलिए बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आज हम दोनों ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसमें एक भी पॉइंट आप लोगों को मिस नहीं करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को मंत्रिमंडल के साथ में। अब मंत्रिमंडल पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को, लास्ट 3 लेक्चर में मैंने आप लोगों को मंत्री परिषद पढ़ाया था। मंत्री परिषद ही हम पढ़ रहे थे कि मंत्री परिषद होती क्या है, और कुल मिलाकर हमें एक चीज समझ में आ गई थी कि जो मंत्री परिषद है वो भारत के लिए या किसी भी देश के लिए डिसीजन लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था होती है, जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाकर चलती है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। यानी कि यहाँ पर एक मंत्री परिषद होती है जो इससे भी बैलेंस बनाकर चलती है और इससे भी बैलेंस बनाकर चलती है। इतनी बात समझ में आई थी आप लोगों को। उसके बाद में हम एक चीज रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने पार्लियामेंट देख लिया। पार्लियामेंट के भी 2 सदन देखे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद में हमने मंत्री परिषद बना दी। अब हम मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं। तो ये चक्कर है क्या? सबसे पहले हमें इसे समझना होगा कि ये जो छोटी संस्थाएं हैं ये दिन प्रतिदिन छोटी होती चली कैसे गई। हम जो है पार्लियामेंट में ही कोई डिसीजन देश के लिए क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हमें मंत्री परिषद की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद में भी मंत्रिमंडल की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद में फिर किचन कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ी। ये मैटर चल क्या रहा है, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा ताकि चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान की। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। ठीक है, संविधान क्या होता है? देश के अंदर जो भी व्यवस्था काम करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कोई भी संस्था काम करती है, देश के अंदर कोई भी राज्य व्यवस्था काम करती है, उसे शक्ति देने का जो काम होता है वो संविधान का होता है। यानी कि सभी को जो शक्ति मिलती है, प्राप्त होती है, वो संविधान से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सभी को शक्ति संविधान से मिलती है, क्या संविधान की शक्ति का भी कोई सोर्स है? बिल्कुल, संविधान को जो शक्ति मिलती है वो देश की जनता के द्वारा मिलती है, जनता के द्वारा मिलती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब संविधान भी देश की जनता से ही शक्ति लेता है, तो क्यों ना सर्वोच्च शक्ति किसके पास में हो गई? जनता के पास में हो गई। तो ये जो फैसले लिए जाएं ये जनता के द्वारा डायरेक्ट क्यों नहीं लिए जाते हैं? हमें कैबिनेट की भी जरूरत ना पड़े, हमें संविधान की भी जरूरत ना पड़े, हमें जो है लोकसभा की भी जरूरत ना पड़े, हमें किचन कैबिनेट की भी जरूरत ना पड़े, तो डायरेक्ट जनता लेना ये फैसला। ठीक है, अब यहां से चीजों को हम स्टार्ट करते हैं और कहां तक पहुंचते हैं वो देखते हैं। हमारे पास में, हमारे देश में क्या है, 140 करोड़ लगभग जनसंख्या है। अगर वहीं से हमें डिसीजन कराने हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि 140 करोड़ लोगों से अगर देश के हित में या देश के पक्ष में या कोई भी हम फैसला कराना चाहते हैं, क्या वो लेना आसान होगा? क्या वो फैसला कराना आसान होगा? कहीं पर भी लाख 2 लाख या हजारों में लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर भगदड़ जैसी सिचुएशन बन जाती है, कहीं पर लाठीचार्ज हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं, ये हालात बन जाते हैं। तो देश की जो जनता होती है उससे कोई भी फैसला कराना इतना आसान तो नहीं है। इसलिए क्या बनाया गया, ये देखते हैं कि बनाया क्या गया। ठीक है, सबसे पहले संविधान बनाया गया, और संविधान को किसने अंगीकृत किया? देश की जनता ने। वहां से उसे शक्ति मिल गई। लेकिन अब संविधान क्या है? एक पुस्तक है, वो बन तो गई, लेकिन पुस्तक जो है वो देश नहीं चला सकती है, वो सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन दे सकती है कि आप लोगों को देश को चलाना कैसे है। उसके बाद में आप लोगों को एक बॉडी की जरूरत पड़ती है, एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो काम तो अल्टीमेटली लोग ही करेंगे ना। तो संविधान आप लोगों को ये भी तो बताएगा ना कि ये लोग कहां से आएंगे। भाई, जो बॉडी है, कोई भी संस्था है, वो बनेगी कैसे, ये संविधान बताएगा। और बॉडी के अंदर जो लोग बैठेंगे वो कहां से आएंगे, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा ना आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं कि वो जो लोग हैं वो कहां से आएंगे। ठीक है, चलो। अब जनता हो गई। जनता ने क्या किया कि पूरे देश को कुछ कुछ चीजों में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये जो पूरा देश है, पूरी कंट्री है, तो उसमें हम चीजें क्या देखते हैं कि उसमें हमने चीजों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे कर दिया? ये पूरी कंट्री हो गई, और कंट्री को हमने 2 चीजों में डिवाइड कर दिया। पॉपुलेशन में 2 सीटें बनाई। सबसे पहला क्षेत्र बनाया हमने विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। दूसरा बनाया हमने लोकसभा क्षेत्र, दूसरा बनाया हमने लोकसभा क्षेत्र। हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, जनता की जो आवाज है वो हम देश तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता की जो आवाज है उसका प्रतिनिधित्व है हम राज्य तक पहुंचाना चाहते हैं। अब जितनी सारी जो जनता है वो अपनी आवाज तो वहां नहीं पहुंचा सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहां इनके कहने से किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं और उसे हम देश की आवाज बनाने के लिए पार्लियामेंट में बैठा देते हैं, और दूसरे व्यक्ति को हम यहां से उठाते हैं और उसे हम राज्य विधानसभा के अंदर बैठा देते हैं। जैसे पहले उसमें क्या होता था कि राज्य क्या, कोई भी राजा है वो अपना क्या है, दूत भेजा करता था। जो दूत बोलेगा वो राजा बोलता है, पता है ना भाई। राजा जो दूत है ये, वो किसका है? वो तो राजा का था। तो जो ये बोलेगा जाकर, वो राजा ये नहीं बोल रहा है, ये एज ए माइक काम कर रहा है।
माइक में क्या होता है, माइक में जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तो माइक थोड़ी ना खुद से बोलता है। तो वैसे ही जो राजा ने इसे बोलकर भेजा है, वही जाकर ये वहां पर संदेश देगा राजा का कि भाई राजा ने मुझे ये चीज बोलकर भेजी है, आप लोगों को ऐसा करना है। समझ में आ गई बात। तो जनता ने क्या कहा, जनता के बीच में देश को कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें बांट दिया गया। सबसे पहले संसदीय क्षेत्र में बांट दिया गया, संसदीय क्षेत्र में बांट दिया गया। दूसरा विधानसभा क्षेत्र में बांट दिया गया देश को, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में बांट दिया गया। जब आप कहीं पर भी रहते हैं, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, आप राजस्थान में कहीं पर भी रहते हैं, तो जहां पर भी आप रहते हैं, आप इन दोनों में से दोनों ही जगह पर रहते हैं। आप विधानसभा क्षेत्र में भी रहते हैं और आप लोकसभा क्षेत्र में भी रहते हैं, संसदीय क्षेत्र में भी रहते हैं, आप दोनों जगह रहते हैं। तो समय समय पर दोनों के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। विधानसभा का भी इलेक्शन होता है, जहां से चुनकर एमएलए आते हैं, एमएलए आते हैं और वो विधानसभा में जाकर बैठ जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, लोकसभा का भी इलेक्शन होता है, जहां से एमपी चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं और वो आकर कहां बैठ जाते हैं, संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर बैठ जाते हैं। अब ये जो एमपी चुनकर भेजा है, इसे आप लोग ही तो वोट देकर भेजे हो, ठीक है। जो एमएलए चुनकर विधानसभा में पहुंचा है, इसे वोट किसने दिया है, आप लोगों ने दिया है। तो ये आप लोगों का चुना हुआ व्यक्ति है, जिसे एक व्यक्ति को आप लोगों ने लोकसभा में बैठा दिया अपनी आवाज देश को पहुंचाने के लिए, दूसरे व्यक्ति को आप लोगों ने एमएलए बनाकर विधानसभा में बैठा दिया राज्य के लिए फैसला लेने के लिए, आपकी आवाज को वहां पर उठाने के लिए। जिस तरीके से राजा ने अपना दूत भेजा था, उसी तरीके से जनता ने अपना अपना एक व्यक्ति लोकसभा में भेज दिया, एक व्यक्ति राज्य विधानसभा में भेज दिया कि हमारे हक की आवाज वहां पर जाकर उठाओ, हमारा जाकर प्रतिनिधित्व वहां करो। समझ में आ गई इतनी बात। तो जनता फैसले आसानी से नहीं ले सकती थी, तो जनता ने क्या भेज दिया, एक एमपी भेज दिया लोकसभा में और दूसरा एमएलए भेज दिया राज्य विधानसभा में। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या बनाया, हमने एक संसद बनाई, संसद में एक लोकसभा क्षेत्र रख दिया, एक राज्यसभा क्षेत्र रख दिया और ऊपर क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया। अब ये जो लोकसभा क्षेत्र था, यानी कि लोकसभा जो आप लोगों का भवन है, ठीक है, लोकसभा जो है सदन है, इसमें टोटल 543 एमपी आप लोगों के आकर बैठ गए देश के अंदर से, ठीक है, आप लोगों ने चुनकर भेज दिया। लेकिन जो फैसला जनता के लेवल पर नहीं हो पा रहा था, हमने सोचा कि कुछ लोगों के जो है वो उठा लो, प्रतिनिधित्व जनता के ले लो और ये आकर यहां पर फैसला ले लेते हैं, फैसला ले लेंगे। लेकिन जब इनसे फैसला लेने के लिए बोला गया, तो इनके बीच में अपने आप लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हुई, वो उसे कुर्सी फेंक कर मार रहा है, वो उसकी बात को दबा रहा है, किसी का माइक बंद कर दिया जा रहा है, किसी को बाहर भगा दिया जा रहा है, कुछ एमपीओ को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। यानी कि सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। यानी कि जब सदन के 543 एमपीओ को हम क्या एक तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो 140 करोड़ जनता को हम रेगुलेट कर कैसे पाते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता जब ये नहीं कर पा रहे इतने को। तो अब सोचा कि यार संसद में तो ये फैसले नहीं हो सकते हैं देश के हित में, अब एक काम करते हैं, इसे और छोटा करते हैं। इन्होंने इसे और छोटा कर दिया और कुछ मिनिस्टर बनाए, ठीक है। और इन मिनिस्टर, जहां जो मिनिस्टर का एक ग्रुप बनाया, उसे हमने क्या बोला, मंत्री परिषद बोला, मंत्री परिषद बोल दिया। इसमें क्या है, कितने मंत्री रखे गए, इसमें टोटल का 15% जो है, टोटल सदस्यों का 15% मंत्री हमने रख लिए। अब इसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई, लास्ट में हमने पढ़ा था 3 कैटेगरी बनाई। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे स्टेट मिनिस्टर और तीसरे थे उप मंत्री, उप मिनिस्टर, ठीक है, उप मंत्री बोलेंगे। तो ये 3 कैटेगरी बना दी। 3 कैटेगरी जब बनाई तो उसे हमने क्या बोला, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये हमने पढ़ लिया था। अब मंत्री परिषद में भी हंगामा होना शुरू हो गया, वहां पर भी जो फैसले थे वो आसानी से नहीं लिए जा रहे थे, ठीक है। कैबिनेट मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहा है, स्टेट मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहा है, उप मंत्री अपनी चला रहा है। अगर ये अपनी नहीं चला रहे हैं या सही से काम कर रहे होते, तो क्या राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की इनमें से जरूरत पड़ती किसी को, या प्रधानमंत्री किसी को त्यागपत्र के लिए बोलता, या राष्ट्रपति, ऐसा कोई प्रोविजन किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा प्रोविजन किया गया है ना कि प्रधानमंत्री की अगर कोई बात नहीं मानता है, एक सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है, तो प्रधानमंत्री जो है किसी भी मंत्री को क्या बोल सकता है कि आप त्यागपत्र दे दो। उसके बावजूद अगर आप त्यागपत्र नहीं देते हो, तो मैं राष्ट्रपति को सलाह दूंगा कि आपको बर्खास्त कर दे। यानी कि यहां पर भी जो है डिसीजन जल्दी से नहीं लिए जा रहे। अब इन्होंने सोचा कि यार चलो ठीक है, इसे और छोटा करते हैं। और छोटा कैसे करते हैं, इसमें से इन्होंने स्टेट मिनिस्टर हटा दिया और इसमें से उप मंत्री हटा दिया। बचे क्या, बचे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, समझ में आ गई। और उसे क्या बोला गया, मंत्रिमंडल बोला गया, ठीक। ये इससे भी छोटा ग्रुप हो गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मंत्रिमंडल। तो जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्री परिषद का सबसे छोटा एवं शक्तिशाली हिस्सा होता है। मंत्रिमंडल उन चुने हुए वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है जो देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के उच्चतम निर्णय लेता है, ठीक है। यानी कि देश के हित में जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो फैसले लिए जाएंगे, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, वो कौन लेगा, कैबिनेट। आप लोगों ने न्यूज में आए दिन देखा होगा कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये फैसले लिए गए, ये फैसले लिए गए। तो वो कैबिनेट की ही क्यों होती है, क्योंकि डिसीजन जल्दी आ सके। समझ में आ रही है, क्यों आ सके वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं।
यह केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग होता है। केंद्र सरकार जो भी फैसले लेगी, कोई भी नीति बनाएगी, तो यही उसे क्या बनेगा, ये निर्धारित करेगा। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी भी होती है। केंद्र प्रशासन की मुख्य समन्वयक भी यही होता है। राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था भी यही होती है, जिसकी सलाह राष्ट्रपति पर क्या होती है, बाध्यकारी होती है। ये मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। अगर देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए जो काम करती है वो भी यही होती है। ठीक है। अगर कोई विदेश नीति की बात करते हैं या कानून या वित्तीय मामलों से निपटने की बात करते हैं, तो वो भी मंत्रिमंडल ही निपटता है। विदेश नीति को जो इन्फ्लुएंस करती है, विदेश नीति बनाती है या उसमें कोई काम करती है, तो वो भी यही करती है, इसी का काम होता है। जब मैं किसी भी नियुक्ति की बात करता हूं देश में, चाहे वो संवैधानिक नियुक्ति हो, ठीक है, चाहे फिर वो किसी वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति हो, तो कहीं ना कहीं इसी का इन्फ्लुएंस उसमें रहता है उनकी नियुक्ति के अंदर, कि चुनाव आयोग के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके नाम देने में चाहे बात हो, वो भी यही काम करती है, किसका नाम देना है किसका नहीं देना है। यूपीएससी के सदस्य है, किसका नाम देना है किसका नहीं देना है। तो जो भी नियुक्ति होती है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों की कि बहुत सारी नियुक्तियों में, चाहे कैग की नियुक्ति है, उसमें भी यही काम करती है, उन्हें भी यही कंट्रोल करती है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की भूमिका की, तो कुछ लोग ऐसे हुए हैं, चाहे मैं उन्हें जो पॉलिटिकल थिंकर थे या अर्थशास्त्री राजनीतिक शास्त्री थे या फिर संविधान के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कैबिनेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका पर है, उन्होंने अपने कुछ विचार दिए हैं। और आप जानते हो कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वही तो भारत में लागू है, वही तो हमने भी एक्सेप्ट किया है। तो जो भी विचार ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में बोले गए हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सही है, गलत नहीं है। अब देखते हैं कि कैबिनेट के बारे में इन लोगों ने क्या क्या बोला है। सबसे पहले रेमजे बोलते हैं कि राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग बिल बताया इसे। ठीक है। स्टीयरिंग किसे बताया है, कैबिनेट को। अब स्टीयरिंग का मतलब क्या है, ये आप लोगों का राज्य है, यानी कि गाड़ी मान लेते हैं राज्य को, और गाड़ी के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टीयरिंग लगा हुआ है। तो जो ये स्टीयरिंग है, क्या ये स्टीयरिंग ही तय नहीं करता है कि ये गाड़ी इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। समझ रहे हो कितना महत्वपूर्ण काम सौंपा है, या कितना महत्वपूर्ण इसका उन्होंने एक तरीके से एनालिसिस किया है, अपने विचार रखे हैं कि जो स्टेट होता है, राज्य होता है, जो देश होता है, उसका स्टीयरिंग जो होता है वो कैबिनेट होती है, और वही तय करती है कि देश को किधर लेकर जाना है। ठीक है। लोवेल क्या कहते हैं, लोवेल बोलते हैं कि कैबिनेट राजनीति वास्तु का आधार है। वास्तु समझते हो ना, बोलते हैं ना कि जो देश का घर का वास्तु है, वो किस तरीके से, कमरे कहाँ बनाने हैं, किचन कहाँ बनानी है, लेट बाथ किधर बनाना है, तो वास्तु सही तरीके से काम करे। तो ये जो वास्तु है, ये राजनीतिक वास्तु का जो आधार है वो क्या है, हमारा कैबिनेट है, कि देश के अंदर जो राजनीति है वो किस तरीके से काम करेगी, उसका आधार भी ये कैबिनेट ही होती है। सन जॉन मैरियट क्या बोलते हैं, जॉन मैरियट बोलते हैं कैबिनेट एक धुरी है। धुरी समझते हो, जिसके चारों ओर कोई चीज घूमती है, उसे आप धुरी बोलते हो। ठीक है। जिसके चारों, जैसे आप लोगों ने क्या किया, ये आप लोगों का कोई खूंटा बोल देते हैं, कोई डंडा आप लोगों ने गाड़ दिया, और एक जानवर को आप लोगों ने, गाय वगैरह को बांध दिया उससे, तो गाय घूम रही है, लेकिन क्या वो इस सर्कल से बाहर जा पाएगी, इस रस्सी से नहीं जा पाएगी, तो वो इस धुरी के चारों तरफ घूम रही है। तो यही जो मैरियट है वो यही बोल रहे हैं कि कैबिनेट वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती। गोल्डस्टोन क्या बोल रहे हैं, कैबिनेट एक सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। यानी कि आप जानते हो कि सूर्य क्या काम करता है, सूर्य के चारों ओर कुछ ग्रह घूमते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट है वो सूर्य मान लो, और जो ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो अन्य निकाय हैं। आप जानते हो कि चाहे फिर वो कोई सा भी मंत्रालय हो, आप लोगों का रक्षा मंत्रालय है, चाहे आप लोगों का विदेश मंत्रालय है, चाहे फिर आप लोगों का होम मिनिस्ट्री है, सभी में कौन बैठे होते हैं, मिनिस्टर बैठे होते हैं। और मिनिस्टर, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मिनिस्टर को कैबिनेट की बात माननी पड़ती है। अगर नहीं मानोगे तो इस्तीफा दो, अपने घर बैठो जाकर। तो कहीं ना कहीं ये बात कैसे समझ में आई कि जितने भी मंत्रालय होते हैं, जितने भी निकाय होते हैं, वो इस कैबिनेट के चारों तरफ ही घूमते हैं। इसकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता, और जो भी फैसले लिए जाएंगे इन मंत्रालयों में, वो इसकी मर्जी के बिना नहीं लिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात। बारकर, कैबिनेट नीतियों का चुंबक है, जो भी नीति बनेगी कहीं ना कहीं वो इसे अपनी तरफ, ये कैबिनेट खींचती है हर नीति को, उसके इन्फ्लुएंस के बिना वो नीति काम ही नहीं करेगी। बेगहाट क्या कह रहे हैं, कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक एवं विधायी विभाग दोनों के साथ जुड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइफन एक साइन होता है इस तरीके का। ठीक है। एक तरफ हम कर देते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका, और एक तरफ कर देते हैं कार्यपालिका। ठीक है। कार्यपालिका, कार्यपालिका वो होती है जो एक्ट और नीति को देश के अंदर इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। लेजिस्लेटर या फिर विधायिका वो होती है जो कानून और जो नियम होती है वो बनाती है। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने का जो काम करता है उसे हमने कैबिनेट बोला। उन्होंने कहा कि एक हाइफन, हाइफन ये साइन होता है। ठीक है। उन दोनों को जोड़ने का काम ये कैबिनेट ही करती है। समझ में आ गई बात। सर आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं, कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है।
या ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करने वाला, ये प्रदान करने का ये काम करते हैं। एलएस एमरी क्या बोल रहे हैं, कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण है, कि सरकार किस तरीके से काम करेगी ये फैसला कैबिनेट के अंदर ही लिया जाता है, मंत्रिमंडल के अंदर ही लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है कि रैमजे मेयर ने इसे कैबिनेट की तानाशाही भी बोला है। समझ रहे हो भाई? एक बात बताइए, जब आप छोटी सी जगह पर कोई फैसला ले रहे हो तो फिर आप लोगों को संसद बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, जितना फैसला यार कम लोग लेंगे तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कम रहेगी ना, ट्रांसपेरेंसी भी तो कम रहेगी ना, तो फिर लोकतंत्र आप बोल ही क्यों रहे हो उसे? ये तो तानाशाही होगी ना, लोकतंत्र तो नहीं हुआ। अगर आप पब्लिक से डायरेक्ट ओपिनियन लेते तो आप लोगों का जो लोकतंत्र होता वो कहीं ना कहीं 100% होता। लेकिन आप लोगों ने सदस्य चुने, अब सदस्य जरूरी थोड़ा ही है कि जनता की आवाज में 100% सही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं हो गया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो लोकतंत्र की ट्रांसपेरेंसी है उसे क्या कर दिया, 80% कर दिया। 70 भी मैं बोल सकता हूं, 70% कर दिया। जब ये एमपी आकर लोकसभा में बैठ गए उसमें से भी आप लोगों ने मंत्रिपरिषद निकाल दी। ये जो ट्रांसपेरेंसी थी लोकतंत्र की, ये आप लोगों ने और 50% कर दिया। उसके बाद में आप लोगों ने मंत्रिमंडल निकाल लिया, फिर आप लोगों ने इसे क्या कर दिया, 30% कर दिया। आगे आप किचन कैबिनेट निकाल दे रहे हो, उसमें आप लोगों ने 20% कर दिया। तो आप लोगों का लोकतंत्र बचा कहां है? ये तानाशाही नहीं होगी क्या डायरेक्ट? ये बात भी तो समझो यार। ठीक है, ये चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है कि भाई इतने जो फेयर डिसीजन है वो आएंगे कैसे, जब आप लोगों ने जनता को तो यहाँ पे छोड़ दिया ना, और आप काम यहाँ पर कर रहे हो चार लोगों के बीच में। पब्लिक की जरूरत क्यों है? ताकि डिसीजन आप लोगों के फेयर आ सके, किसी भी तरीके का उन्हें मैनिपुलेट ना किया जा सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैबिनेट को तानाशाही बता दिया। रैमजे मेयर की एक बुक भी है, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, तो ये भी आप याद रख सकते हो। मेन के परस्पेक्टिव से ये सही है, बाकी जो आप लोगों की प्रीलिम्स वगैरह होते हैं उसमें नहीं पूछी जाएगी बुक। अब बात करते हैं किचन कैबिनेट की। ठीक है, आप लोकतंत्र को ट्रांसपेरेंसी छोड़ोगे ही नहीं, आप किचन कैबिनेट पर लेकर आ गए। अब किचन कैबिनेट क्या होती है इसे देखते हैं। जो किचन कैबिनेट होती है उसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को रखा जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि मंत्री थोड़े से ज्यादा थे, उसमें उसमें भी डिसीजन लेना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है यार, अब थोड़ा सा इसका आकार और छोटा कर देते हैं, साइज और छोटा कर देते हैं। जो इंपोर्टेंट मिनिस्टर हैं 15 से 20 उन्हें ही हम रखते हैं और उन्हीं से हम डिसीजन लेंगे, उनके द्वारा ही हम डिसीजन लेंगे, उनसे ही राय लेंगे, उनसे हम हेल्प लेंगे, उनसे ही हम एडवाइस लेंगे। इसका जो प्रमुख होता है किचन कैबिनेट का, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और ये औपचारिक रूप से, औपचारिक होता है ना ऑफिशियल, औपचारिक का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल। अगर देश के अंदर किसी भी तरह की कोई भी त्रासदी होती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो न्यूज में आ जाता है, लेकिन वो सब तब तक वेरीफाई नहीं होता है जब तक ऑफिशियल उसका डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो औपचारिक का मतलब होता है कि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमने जो है पाकिस्तान के 4 जहाज उड़ा दिए हैं, या पाकिस्तान ने 5 जहाज हमारे उड़ा दिए हैं। ये ऑफिशियल जब तक ये डिक्लेयर नहीं करेगा, जब तक औपचारिक चीजें नहीं होती हैं, वो अनऑफिशियल चीजें होती हैं, अनौपचारिक होते हैं। तो औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली ये उच्चतम संस्था होती है किसकी, सरकार की। ठीक है, आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला ये छोटा सा सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, पहले नहीं था ये। ठीक है, ये कब आया ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 या 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है, जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। अब मामला जो बेड़ा गर्क होता है वो यहां से होता है। ठीक है, आप लोगों ने मंत्री रख लिए, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं वो जनता से चुनकर आए हैं, लेकिन चीजें पता क्या आ रही हैं, कैबिनेट जो होती है, किचन कैबिनेट जो होती है, इसमें जरूरी नहीं है चुने हुए लोग हों, मिनिस्टर हों, ठीक है, एमपी हों। इसमें प्रधानमंत्री अपने यार दोस्त, रिश्तेदार, ठीक है, सगे संबंधियों को भी रख सकता है। तो लोकतंत्र बेटा बचा कहाँ है, लोकतंत्र है कहाँ? अब तो तुम घर भाई भतीजावाद पर तो डायरेक्ट। तो ये जो किचन कैबिनेट है इसमें जो है बाहर के लोग भी रखे जा सकते हैं। इसलिए यहां से जो फैसला ले लिया किचन कैबिनेट में, तुम्हारे यार दोस्तों ने मिलकर फैसला ले लिया, लेने के बाद में आप लोग इसे कहा मंत्रिपरिषद में ले गए, मंत्रिपरिषद में आपने इस फैसले को रख दिया। कोई भी मंत्री इसका विरोध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मंत्री अगर इसका विरोध करेगा तो आप क्या कॉन्सेप्ट लेकर आओगे, आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आओगे कि भाई सामूहिक जो उत्तरदायित्व है आप उसका विरुद्ध जा रहे हो, इसलिए आप अपना त्याग पत्र दे दो, या मंत्री हम आप लोगों को बर्खास्त करवा देंगे राष्ट्रपति से। पर यार वो गलत है कहाँ लोग, वो अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो वो गलत कहाँ है, क्योंकि 4 लोगों के बीच में आपने फैसला ले लिया, लेने के बाद में हमारी तो मोहर लगवाने आ गए। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान भी रखनी है, पता होनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह भी देगी। इसमें कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के यार दोस्त, रिश्तेदार भी शामिल होते हैं।
भाई जब आप लोगों को जनता ने शक्ति देकर, जनता ने चुनकर भेजा है, तो अपने रिश्तेदारों को इसमें घुसने की जरूरत क्या है? देश के मामलों में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर आप देश के मामलों में अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, सको संबंधी को आप घुस क्यों रहे हो उसके अंदर? अगर आप लोगों को इसके अंदर एंट्री करानी है तो जनता की परमिशन लेकर आओ ना। भाई देश तो जनता चला रही है ना, पावर तो जनता से मिल रही है ना, तो फिर आप अपनी मर्जी से ये सब कर कैसे सकते हो? भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती है, यानी एक घेरे के अंदर भी घेरा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो आगे समझेंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा। तो इसका किचन कैबिनेट नाम कहां से आया? इंदिरा गांधी के समय से आया। और ये चीजें अभी नहीं है कि ये चीजें बीजेपी ही कर रही है कि अपने रिश्तेदारों को घुसा रही है, ये चीजें तो इंदिरा गांधी के समय से भी चलती आ रही है। किचन कैबिनेट तो तभी से चलती आ रही है। तो कोई भी जो सरकार होती है वो दूध की धुली नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक। यार एक बात बताओ, ये पब्लिक है, तुमने एक घेरा और आगे कर दिया, फिर और एक घेरा कर दिया, पूरे एक घेरा और कर दिया, तो भाई जितनी सिल्ड पे सिल्ड बनती जाएंगी, परत पे परत बनती जाएंगी, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ हो जाएगी? जनता को पता ही नहीं लग रहा आप उसके पीठ पीछे कर क्या क्या रहे हो। आंतरिक कैबिनेट के कारण, अब इसे बनाने के कारण क्या थे वो हम देख लेते हैं। आप भी थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हो, सोच सकते हो कि कारण सही थे या गलत थे। यह एक छोटा अंग जो निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, ये उन्होंने बताया, सरकार ने बताया कि हमने ये इसलिए बनाया ताकि डिसीजन जल्दी से लिए जा सके। आप जानते हो कि चीन में सिर्फ एक पार्टी है। चीन में क्या है? एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, और इसीलिए वहां पर जो है वो खुद ही बोलते हैं कि वहां पर लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र नहीं है, उसी पार्टी का व्यक्ति बन रहा है बार बार। तो लोकतंत्र कहाँ है? ठीक है, नाम का लोकतंत्र है। जब तानाशाही आती है तो डिसीजन तो जल्दी लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तानाशाह व्यक्ति है वो देश के हित में डिसीजन ले रहा है या फिर गलत डिसीजन ले रहा है, इसके लिए भी तो कोई मानक नहीं है ना फिर। तो तानाशाही इसलिए भी जरूरी नहीं है। इसकी बैठक होती रहती है, यह सरकार के कार्यों को कैबिनेट की अपेक्षा जल्दी निपटाती है। ठीक है, डिसीजन जल्दी लेगी तो कार्य जल्दी निपट जाएंगे। यह प्रधानमंत्री को राजनीतिक मामलों और मुद्दों पर गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। अगर आप अपनी कोई बात है वो आप मंत्रियों से शेयर नहीं कर सकते, एमपीओ से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो कि यार एक मंत्री आज आपके साथ में काम कर रहा है, कल को दूसरी पार्टी ने उसे लालच दे दिया, वो दूसरी तरफ भाग जाएगा, तीसरी पार्टी ने दे दिया, वो तीसरी तरफ भाग जाएगा। आज मैक्सिमम जितने भी मिनिस्टर हैं या मैक्सिमम जितने भी एमपी हैं, वो जो आज बीजेपी में है, वो कल तक कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। अगर कांग्रेस के कोई भी डिसीजन है जो एक तरीके से गोपनीयता से लिए जाते, वो तो आज बीजेपी के पास में सारी नीति मिल जाती उन्हें बनी बनाई। समझ रहे हो? तो जो गोपनीयता है, एक प्राइवेसी है, वो कहीं ना कहीं किचन कैबिनेट में गवर्नमेंट को मिल जाती है कि चीजें बाहर ना जाएं। इसमें कमियां क्या हैं? यह एक उच्चतम निर्णय लेने वाला अंग के रूप में कैबिनेट के महत्व और अधिकारों को कम करता है। जब कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, और वो डिसीजन लेने के जो पावर दी गई है वो जनता के द्वारा दी गई है, तो फिर किचन कैबिनेट तो उसके यार महत्व को ही कम कर रहा है। तुम तो जबरदस्ती फोर्सफुली चीजें करा रहे हो। बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा सकती है। बाहरी लोगों का इसमें जो प्रवेश है वो चीज गलत है। आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की सिर्फ मंजूरी दिलाई जाती है। समझ में आ रही है बात? डिसीजन यहाँ पे ले लिए जाते हैं रिश्तेदारों में, यारों में बैठकर, और जो है मंत्रिमंडल में जाकर क्या क्या है उस पर मोहर लगवा ली जाती है। ठीक है, और ये जो किचन कैबिनेट है ये भारत में ही नहीं है, ये पहले से ब्रिटेन में भी चल रही है और अमेरिका में भी चल रही है। तो ये रहा आज का लेक्चर। चीजों को अच्छी तरीके से देखना है, और आप लोगों को नीचे कमेंट में एक बात जरूर बतानी है कि क्या किचन कैबिनेट अपने यारों दोस्तों को, प्रधानमंत्री को घुसाना क्या सही है, ये ट्रांसपेरेंट है, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है या नहीं है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर देना है कि आप लोगों की इस पर राय क्या है। तो ये रहा आज का लेक्चर। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से रिलेटेड एक लेक्चर और आएगा, जिसमें हम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का आपस में कंपेयर करेंगे। उसके बाद में जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी हम देखेंगे एक नजर में। दोनों को चीजों को कवर करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बने हुए हैं, उन्हें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो मंत्रिपरिषद का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की फिर हम नए चैप्टर पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अब अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।